अब से तुम जब भी कोई ट्रेडिंग ऐप खोलोगे तुम्हें बस वही देखना है जो इस वीडियो में तुम्हें बताया जा रहा है, क्योंकि इन चार्ट्स को पढ़ना मुश्किल नहीं है। ये बेसिकली एक लैंग्वेज जैसे है जिसे आप आसानी से समझ सकते हो। आज मैं आपको ट्रेडिंग चार्ट कैसे रीड करना है ये बिल्कुल शुरू से सिखाऊंगा और मैं आपको वादा करता हूं एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ूंगा जहां पे आप अटक जाओ। इस वीडियो के खत्म होने तक आप कोई भी चार्ट खोल के खुद पढ़ पाओगे बिना किसी की मदद लिए। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्ट, उसके बाद कैंडलस्टिक क्या होती है वो देखेंगे और उसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्यों यूज करते हैं वो समझेंगे। फिर मैं उसे पढ़ना कैसे है वो आपको सिखाऊंगा और फिर हम देखेंगे 5 ऐसे मैट्रिक्स जो आपको इंस्टेंटली ट्रेडिंग करने के लिए रेडी बना देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो को लाइक करके प्ले करो एट 1.25x फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। सबसे पहले 2 छोटे शब्द पक्के कर लो अपने दिमाग में, क्योंकि ये आगे बार बार आएंगे। अब इन वर्ड्स को समझने के लिए सोचो एक सांड है। सांड जब मारता है तब वो अपने सींगों से किसी भी चीज को ऊपर उछालता है, इसीलिए बुल मतलब ऊपर यानी बुलिश। और दूसरी तरफ एक भालू है, भालू अपने पंजे से नीचे की तरफ झपट्टा मारता है, इसीलिए बियर मतलब नीचे यानी बियरिश। अब कोई भी चार्ट है ना वो आपको बस 2 बातें दिखाता है, पहली प्राइस और दूसरा टाइम। अब ऐसे सोचो कि आपके सामने एक दीवार है, इस दीवार पे जितना ऊपर जाओगे उतनी प्राइस ज्यादा होगी, जितना नीचे आओगे उतनी प्राइस कम होगी। और इस दीवार पे आप अगर बाएं से दाएं यानी लेफ्ट से राइट चलोगे तो वैसे वैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा। बस यही चीज है आपका चार्ट, ऊपर से नीचे प्राइस और बाएं से दाएं टाइम। अब इस चार्ट पर आपको जो भी दिख रहा है वो बस एक ही सवाल का जवाब देता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी स्टॉक की कीमत क्या थी। अब आप कहोगे कि वैभव भाई ये कीमत बनती कैसे है, तो देखो 2 तरह के लोग होते हैं मार्केट में। पहले जो स्टॉक को खरीदना चाहते हैं उन्हें बोलते हैं बायर्स और दूसरे जो बेचना चाहते हैं उन्हें बोलते हैं सेलर्स। अब इन दोनों के बीच में ना एक टग ऑफ वॉर चल रहा होता है, जैसे 2 टीमें रस्सी को अपनी अपनी तरफ खींच रही हो। जब खरीदने वाले यानी बायर्स ज्यादा जोर लगाते हैं तब प्राइस ऊपर खिंच जाती है, और जब बेचने वाले ज्यादा जोर लगाते हैं यानी सेलर्स ज्यादा जोर लगाते हैं तब प्राइस नीचे आ जाती है। तो अब आपको एक ओवरऑल आइडिया आ चुका होगा कि ये चार्ट ऊपर या नीचे क्यों जाता है। ये जाता है बायर्स और सेलर्स की वजह से। अब ये जो चार्ट है उसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला है लाइन चार्ट, ये सबसे ज्यादा सिंपल चार्ट है। सोचिए आपने हर दिन के आखिरी वाली प्राइस जो थी उस पे एक छोटा सा डॉट लगा दिया और सारे डॉट्स को एक लाइन से जोड़ दिया, बस बन गया आपका लाइन चार्ट। पर यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये बहुत कम इंफॉर्मेशन बताता है। आपको सिर्फ ये पता चलता है कि उस दिन के एंड में प्राइस कहाँ पे थी, पर दिन भर वो प्राइस कितनी ऊपर गई कितनी नीचे गिरी वो इसमें नहीं दिखता। फिर उसके बाद दूसरा आता है बार चार्ट। ये थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है पर दिखने में देखो कैसा अजीब सा दिखता है, इसीलिए ये दोनों चार्ट मैं कभी भी बिगिनर्स को रेकमेंड नहीं करूंगा। फॉर बिगिनर्स आई ऑलवेज रेकमेंड कैंडलस्टिक चार्ट, क्योंकि करीब 95% ट्रेडर्स यही यूज करते हैं। और आज का पूरा वीडियो इसी पे है। ये ना आपको एक पूरी कहानी देता है और इतने आसान तरीके से देता है कि आप एक ही नजर में समझ जाते हो कि उस दिन कौन जीता, खरीदने वाले या बेचने वाले। अब जरा डिटेल में समझते हैं कि इस कैंडल को पढ़ना कैसे है, क्योंकि ये पूरे चार्ट की नींव है। तो मैं ना इस वाले कंसेप्ट को एकदम स्लो और आराम से समझाऊंगा। अपना पेन और पेपर लेके आना और इसे नोट डाउन करना। सबसे पहले समझते हैं कि एक कैंडल क्या होती है। एक कैंडल बेसिकली एक टाइम का पूरा हिसाब होता है। अब इसे ना ऐसे समझ लो जैसे कि ये कोई एक छोटा सा रिपोर्ट कार्ड है। अगर आप डेली चार्ट देख रहे हो तो एक कैंडल एक पूरे दिन की इंफॉर्मेशन देती है। अगर आप 5 मिनट का कोई चार्ट देख रहे हो तो वहां की एक कैंडल सिर्फ 5 मिनट की इंफॉर्मेशन देती है। यानी आप जो भी टाइम फ्रेम चुनोगे कैंडल उतने ही टाइम की आपको इंफॉर्मेशन देगी। और हर एक कैंडल के अंदर 4 बातें छुपी होती है। अब इन्हें समझना बहुत आसान है। पहला, जब वो टाइम पीरियड शुरू हुआ प्राइस कहां पे थी, इसे बोलते हैं ओपन। उसके बाद दूसरा, उस पूरे टाइम में प्राइस सबसे ऊपर कहां तक गई थी, इसे बोलते हैं हाई। उसके बाद तीसरी, प्राइस सबसे नीचे कहां तक गिरी थी, इसे बोलते हैं लो। और चौथी, जब वो टाइम खत्म हुआ तो प्राइस कहां पे जाके रुकी, इसे बोलते हैं क्लोज। अब ये कैंडल दिखती कैसे है, एकदम एक मोमबत्ती की तरह इमेजिन करो। अब उस मोमबत्ती का ना एक मोटा बीच का हिस्सा होता है और ऊपर और नीचे पतली सी बाती निकल रही होती है। अब ये जो बीच का मोटा हिस्सा है ना उसे बोलते हैं बॉडी। ये बॉडी आपको बताती है कि टाइम फ्रेम के स्टार्ट और एंड के बीच में यानी ओपन से क्लोज तक क्या हुआ। और ये जो बॉडी के ऊपर नीचे जो पतली सी लाइन निकल रही होती है ना उसे बोलते हैं विक। ये विक आपको बताती है कि बीच में प्राइस कितनी दूर तक गई थी, कितनी ऊपर गई थी या फिर कितनी नीचे गिरी थी। तो अब इसे ऐसे समझो कि बॉडी बताती है कि एंड में रिजल्ट क्या था और विक बताती है कि उस रिजल्ट से पहले प्राइस कितनी ऊपर या नीचे खिंची थी। अब इन कैंडल्स के ना कलर्स भी होते हैं। अगर कैंडल हरी है यानी उस टाइम में खरीदने वाले यानी बायर्स जीते थे, और अगर कोई कैंडल लाल है यानी बेचने वाले यानी सेलर जीते थे।
पर मैं ना यहाँ पे आपको एक वार्निंग दूंगा, सिर्फ कलर देख के कभी भी फैसला मत करना। असली खेल बॉडी और विक में होता है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। पहला केस, मान लो एक कैंडल है जिसकी बॉडी लंबी है और विक लगभग है ही नहीं। इस टाइप के कैंडल को बोला जाता है मारुबोजू। आपकी स्क्रीन पे इसकी एक इमेज आ रही होगी, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। अब ऐसे टाइप की कैंडल आपको इंडिकेट करती है कि मामला पूरा एक तरफा था और दूसरी साइड को मौका ही नहीं मिला। उसके बाद दूसरा केस आता है इसका बिल्कुल उल्टा। मान लो एक कैंडल है जिसकी बॉडी बहुत छोटी है और ऊपर नीचे दोनों तरफ विक निकली है। इसे बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। अब इसकी कहानी यह है कि बीच में बहुत हलचल हुई थी, प्राइस ऊपर भी गई थी, नीचे भी आई थी, लेकिन अंत में कोई नहीं जीता, दोनों बराबर रह गए। दिस टाइप ऑफ कैंडलस्टिक इंडिकेट्स कंफ्यूजन, यानी मार्केट वहां पे खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि किस तरफ जाना है। उसके बाद आता है तीसरा केस। मान लो कैंडल की ऊपर वाली विक बहुत लंबी है, तो दिस इंडिकेट्स प्राइस पहले काफी ऊपर गई थी, पर फिर वहां पे सेलर्स ने उसे पकड़ के वापस नीचे खींच लिया, यानी ऊपर जाके प्राइस को धक्का मिला, यानी वो रिजेक्ट हो गई। अब अगर ऐसे टाइप की कोई कैंडल किसी ऊंचाई पे बनती है जहां पे प्राइस पहले से ही काफी ज्यादा ऊपर था, तो वहां पे समझ जाओ कि बेचने वाले यानी सेलर्स आ चुके हैं और ऊपर का रास्ता आपका बंद हो रहा है और ग्राफ वापस से ऊपर नहीं जाएगा। उसके बाद आता है चौथा केस, इसका ठीक उल्टा। मान लो कैंडल के नीचे वाली विक बहुत लंबी है, इसका मतलब प्राइस पहले काफी नीचे गिरी थी, पर फिर बायर्स ने उसे पकड़ के वापस ऊपर उठा लिया। अब अगर ये वाला कैंडल किसी लोअर एंड पे बनता है जहां पे प्राइस पहले से काफी नीचे आ चुकी थी, तो समझ जाओ कि खरीदने वाले आने लगे हैं और उन्हें नीचे से सपोर्ट मिल रहा है। अब आपकी स्क्रीन पे ना 3 इंडिविजुअल कैंडल्स आ रही होगी। वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करो, इन्हें अच्छे से देखो और कमेंट में जाके बताओ कि ये कैंडल कौन सी है। एक बार ये करके हो जाए तो बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पे, विच इज टाइम फ्रेम्स। अब आपको याद है मैंने बोला था कि एक कैंडल एक पूरे दिन की भी हो सकती है या फिर इवन 5 मिनट की भी, और ये एक बहुत जरूरी चीज है। चलिए इसे आराम से समझते हैं। देखो, आप अपने चार्ट पे ना किसी भी ऐप पे टाइम फ्रेम चूज कर सकते हो। आप अगर वहां पे सिलेक्ट करोगे कि मुझे हर कैंडल सिर्फ 1 मिनट की चाहिए, तो चार्ट पे हर कैंडल सिर्फ 1 मिनट की कहानी दिखाएगी। या अगर आप सिलेक्ट करोगे 1 दिन की कैंडल, तो हर कैंडल पूरे 1 दिन की कहानी दिखाएगी। और ऐसे करते करते 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे, 1 हफ्ता, आप सब कुछ चूज कर सकते हो। अब सवाल यह है कि बिगिनर कौन सा टाइम फ्रेम देखे। अब इसका जवाब समझने के लिए एक चीज दिमाग में बिठा लो, अलग अलग लोग अलग अलग टाइम फ्रेम्स देखते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। जो लोग सुबह खरीद के शाम तक बेच देते हैं, यानी एक ही दिन के अंदर, यानी बेसिकली डे ट्रेडर्स, वो छोटे टाइम फ्रेम्स देखते हैं, जैसे 5 मिनट या फिर 15 मिनट वाला। फिर जो लोग कुछ दिन या फिर कुछ हफ्तों का ट्रेड लेते हैं, जैसे स्विंग ट्रेडर्स, वो थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम देखते हैं, जैसे 1 घंटे का या फिर 1 दिन का। और जो लोग महीनों या फिर सालों के लिए पैसे लगाते हैं, वो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम देखते हैं, जैसे 1 हफ्ते का या फिर 1 महीने का। लेकिन अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसे ध्यान से सुनना क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं। एक ही स्टॉक अलग अलग टाइम फ्रेम पे बिल्कुल अलग दिख सकता है। अब अगर मान लो आप अपने वहां पे पैरों के पास देख लोगे, तो हो सकता है कि आपको जमीन थोड़ी सी नीचे के ढलान पे दिखे। आपको लगेगा कि अरे भाई रास्ता तो नीचे जा रहा है, पर अगर आप नजर उठा के दूर पूरे पहाड़ को देखोगे तो वहां पे आपको साफ दिखेगा कि पूरा रास्ता तो सिर्फ ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, बस जिस हिस्से पे आप खड़े थे वो थोड़ा सा नीचे था। अब ये जो चार्ट है ना, वो भी ठीक ऐसा ही है। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको एक बड़ा क्रैश लगेगा, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे वो सिर्फ एक छोटा सा पॉज भी हो सकता है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर पर्सपेक्टिव, आई मीन द चार्ट यू आर लुकिंग एट, माय फ्रेंड। इसलिए स्मार्ट लोग एक तरीका यूज करते हैं जिसे बोलते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। नाम से घबराना मत, बहुत सिंपल चीज है। इसका मतलब है पहले बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करो और फिर धीरे धीरे करके छोटे टाइम फ्रेम पे आओ। यानी पहले आप 1 दिन या फिर 1 हफ्ते का चार्ट खोलो। ये आपको पूरी बड़ी पिक्चर दिखाएगा कि जो स्टॉक को आप देख रहे हो वो ओवरऑल ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है। फिर आप छोटे छोटे टाइम फ्रेम खोलो, जैसे 1 घंटे का या फिर 15 मिनट का। अब ये आपको बताएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कहाँ पे ट्रेड में आपको एंटर करना ठीक रहेगा। और एक सिंपल रूल याद रखो, बड़े टाइम फ्रेम आपको डायरेक्शन बताते हैं कि चार्ट किस तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है। और एक छोटा टाइम फ्रेम आपको टाइमिंग बताता है कि कब आपको उसमें एंटर करना है। और एक आखिरी सलाह जो सीधे नए वाले ट्रेडर्स के लिए है, जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए, कि नए लोग ना हमेशा छोटे टाइम फ्रेम्स पे जाते हैं, जैसे 1 मिनट का, क्योंकि वहां पे ना कैंडल्स तेजी से बनती है और बिगड़ती रहती है और एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा लगती है। लेकिन दैट इज अ ट्रैप माय फ्रेंड। छोटे टाइम फ्रेम पे इतनी हलचल होती है, इतनी फालतू ऊपर नीचे होती रहती है वो, कि आप असली डायरेक्शन देख नहीं पाते। इसीलिए बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट है कि वो 1 दिन या फिर 1 हफ्ते का ही चार्ट देखे। नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, व्हिच इज ट्रेंड। देखो, मार्केट में एक बहुत फेमस लाइन है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, यानी ट्रेंड आपका दोस्त है। इसका मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं। लेकिन आई एम सो सॉरी, उससे पहले ये समझ लो कि ट्रेंड एग्जैक्टली होता क्या है।
देखो, ट्रेंड को समझने के लिए ना आपको मार्केट के ये 3 हालात समझने पड़ेंगे। मार्केट बेसिकली बस 3 हालातों में ही होता है, या तो प्राइस ऊपर की तरफ जा रही होती है, या फिर नीचे की तरफ आ रही होती है, या फिर एक ही जगह पे आसपास ही घूम रही होती है। पहला, जब प्राइस ऊपर जा रही हो, इसे बोलते हैं अप ट्रेंड। लेकिन रुको, ऊपर जाने का मतलब सीधे ऐसे ऊपर लाइन में नहीं जाता। प्राइस कभी भी सीधे ऐसे ऊपर जाएगी ही नहीं, वो थोड़ा ऊपर जाती है, फिर हल्का सा नीचे आती है, फिर उसके बाद वापस ऊपर जाती है और फिर वापस थोड़ी सी नीचे आती है। ऐसे जिगजैग करते हुए ऊपर चढ़ते जाती है। दिस इंडिकेट्स दैट उस फेज में बायर्स पावरफुल है। दूसरा, इसके बिल्कुल उल्टा होता है। जब प्राइस नीचे जा रही हो, इसे बोलते हैं डाउन ट्रेंड। यहाँ पे हर नई ऊंचाई पिछले से नीचे होती है, और जब बीच में प्राइस थोड़ी सी ऊपर बाउंस भी करती है ना, तो वो पिछली बार से नीचे ही रुक जाती है। बेसिकली इसे सीढ़ियां नीचे उतरने जैसा समझो कि आपका हर कदम पिछले वाले से नीचे होता है। अब इसका मतलब क्या होता है कि उस फेज में सेलर्स पावरफुल है। उसके बाद तीसरा आता है, जब प्राइस ना क्लियरली ऊपर जा रही होती है ना क्लियरली नीचे आ रही होती है, बस एक ही जगह पे हल्की फुल्की घूम रही होती है। इसे बोलते हैं साइडवेज। दीज आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। अब इसके ऊपर एक और चीज आती है जो ट्रेंड को पढ़ने में बहुत आपकी मदद करेगी, विच इज ट्रेंड लाइन। अब ये एक इमेजिनरी लाइन है जो आप खुद चार्ट पे खींचते हो ताकि आपको ट्रेंड साफ दिखाई दे। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो नीचे वाले जो 2 पलटने वाले पॉइंट्स हैं ना, उन्हें एक लाइन से जोड़ दो। ये लाइन एक सीधी चढ़ती हुई लाइन बनेगी। अब ये लाइन बेसिकली आपके एक फ्लोर जैसा काम करती है। जब भी प्राइस नीचे आती है, ये लाइन उसे संभाल लेती है और वापस ऊपर भेज देती है। और अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो इसका ठीक उल्टा करो, ऊपर वाले जो 2 पॉइंट्स है उन्हें जोड़ दो। ये उतरती हुई लाइन बनेगी जो बेसिकली एक छत की तरह काम करेगी, यानी प्राइस को ऊपर जाने नहीं देगी। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा रूल है, आपकी ये जो लाइन है वो 2 पॉइंट से बन जाएगी, पर जब प्राइस तीसरी बार आके उसी लाइन को छू के पलटती है तो समझ जाओ कि लाइन कंफर्म हो चुकी है। और जितनी भी बार प्राइस इस लाइन को छू के इज्जत दे यानी रिस्पेक्ट करे, तो लाइन उतनी ही स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। यानी हो सकता है आगे भी वही पैटर्न कंटिन्यू हो। अब ये लाइन कितनी स्टीप है ना, ये भी मतलब रखती है। अगर ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा खड़ी है, यानी एकदम तेजी से ऊपर चढ़ रही है, तो वो ज्यादा देर नहीं टिकती, वो जल्दी टूट जाती है। पर अगर कोई लाइन है जो एकदम आराम से धीरे धीरे चढ़ रही है, तो वो ज्यादा हेल्दी मानी जाती है एंड चांसेस बहुत हाई होते हैं कि वो ज्यादा देर टिके। अब अगर आप ट्रेंड के बारे में एक और चीज सीख लो तो आपका पूरा गेम बदल सकता है। मार्केट हमेशा ना एक साइकिल में चलता है जिसके 4 हिस्से होते हैं। इसे कहते हैं डाउ थ्योरी। मैं ना आपको इसे एक छोटी सी कहानी से समझाऊंगा। मैंने भी इसे इस तरीके से ही सीखा था। अब सोचो, बड़े बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग हैं जिन्हें मार्केट में बोलते हैं स्मार्ट मनी। बेसिकली ये बड़ी कंपनीज और बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। अब ये लोग बेवकूफ नहीं होते, ये तभी खरीदते हैं जब कोई ध्यान नहीं दे रहा होता। तो यहाँ पे आता है हमारा पहला फेज, जब प्राइस काफी गिर चुकी होती है और सब लोग बोर होके वहां से चले जाते हैं, तब ये स्मार्ट मनी चुपके चुपके खरीदना शुरू करते हैं। और ये बहुत धीरे धीरे खरीदते हैं ताकि किसी को पता ना चले। बाहर से देखने पे लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, प्राइस बस एक ही जगह पे घूम रही है। नाउ दिस फेज इज नोन एज एक्यूमुलेशन, यानी चुपके से जमा करना। उसके बाद दूसरा फेज आता है जब इन्होंने काफी माल जमा कर लिया होता है, तब प्राइस ऊपर चढ़ना हल्का हल्का शुरू करती है। अब आम लोग यानी आपके और मेरे जैसे लोग इसे देखने लगते हैं और ये स्टॉक काफी ऊपर जा रहा है ऐसा सोच के वो भी खरीदने लगते हैं। अब जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है वैसे वैसे प्राइस तेजी से ऊपर जाती है। इसे बोलते हैं मार्कअप, यानी प्राइस का ऊपर उठना। अब उसके बाद आता है तीसरा फेज, जब प्राइस काफी ऊपर पहुंच जाती है और हर तरफ लोग इसी स्टॉक की बात करने लगते हैं, तब स्मार्ट मनी चुपके से अपना माल बेचना शुरू करते हैं। और जानते हो किसे बेचते हैं? उन्हीं आम लोगों को, यानी आपके और मेरे जैसे लोगों को जो अभी अभी एक्साइट होकर वहां पे आए थे। अब बाहर से वापस आपको वही दिखता है कि प्राइस एक ही जगह घूम रही है, पर अंदर से बड़े लोग वहां पे निकल रहे होते हैं अपना प्रॉफिट बुक करके। इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, यानी माल बांट के निकल जाना। उसके बाद चौथा फेज आता है जब बड़े लोग निकल चुके होते हैं, तो प्राइस वहां से गिरना शुरू करती है और जो आम लोग ऊपर खरीद के फंसे थे वो अब भी वहीं पे फंसे रह जाते हैं। इसे बोलते हैं मार्कडाउन, यानी प्राइस का नीचे गिरना। और फिर क्या होता है जानते हो? फिर ये पूरी साइकिल दोबारा से वापस शुरू होती है, नीचे से एकदम एक्यूमुलेशन से वापस शुरू। अगर आप ये 4 फेजेस याद रखोगे ना तो आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। जब भी मार्केट एक जगह पे घूम रहा होगा तो आप वहां पे सोच पाओगे कि ये चुपके से खरीदने वाला टाइम है या फिर चुपके से बेचने वाला टाइम है। और यही सोच आपको भीड़ के साथ फंसने से बचाएगी और आपके बहुत सारे पैसे बचाएगी। अब एक और छोटी सी बोनस टिप ले लो चैनल करके। पिछले हिस्से में हमने ट्रेंड लाइन खींची थी, याद है? वो एक लाइन जो ट्रेंड दिखाती है। अब मान लो आप एक नहीं वहां पे 2 पैरेलल लाइन खींच देते हो,
एक नीचे वाले पॉइंट को जोड़कर और एक ऊपर वाले पॉइंट्स को जोड़कर। ये दो लाइन मिलके एक पट्टी बना देती है, बेसिकली एक रास्ता जिसे हम लोग बोलते हैं चैनल। अब क्या होता है, प्राइस अक्सर इसी पट्टी के अंदर ऊपर नीचे बाउंस करती रहती है। इसका फायदा बेसिकली ये है कि जब प्राइस पट्टी के नीचे वाले किनारे पे आए तो वहां खरीदने का आइडिया आपको मिल जाता है, और जब ऊपर वाले किनारे पे पहुंचे तो वहां पे आपको बेचने का आइडिया मिल जाता है। जनरल केसेस में आपकी जो प्राइस है वो इसी पट्टी के अंदर घूमती रहेगी या फिर झूलती रहेगी। तो अगर आप चाहो तो इस चैनलिंग वाले कंसेप्ट को भी याद कर सकते हो। फिर इसके बाद आती है वो चीज जो शायद पूरे चार्ट रीडिंग में सबसे ज्यादा काम आती है, विच इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सबसे पहले ना सपोर्ट को समझते हैं। सपोर्ट बेसिकली वो प्राइस है जहां पे प्राइस बार बार नीचे गिरते गिरते रुक जाती है और वापस से ऊपर बाउंस कर जाती है। इसे ऐसे समझो जैसे आप एक गेंद को जमीन पे गिरा रहे हो, गेंद नीचे आती है, जमीन से टकराती है और वापस ऊपर उछल जाती है। बेसिकली वो जमीनी वहां पे एक सपोर्ट है, यानी एक इनविजिबल फर्श जिसके नीचे प्राइस आसानी से नहीं जाती, क्योंकि यहाँ पे खरीदने वाले लोग ही इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो प्राइस को नीचे जाने ही नहीं देते, वो उसे वापस ऊपर उछाल देते हैं। अब इसका ठीक उल्टा होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वो प्राइस है जहां से प्राइस बार बार ऊपर चढ़ते चढ़ते रुक जाती है और वापस नीचे आ जाती है। इसे ऐसे सोचो जैसे एक कमरे की छत हो, आप ऊपर की तरफ गेंद उछालते हो, वो छत से टकराती है और वापस नीचे आ जाती है। अब ये जो छत है ना, वही एक रेजिस्टेंस है, यानी एक इनविजिबल ऊपर की लाइन जिससे प्राइस आसानी से पार नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ पे बेचने वाले लोग इतने ज्यादा होते हैं कि वो प्राइस को ऊपर जाने ही नहीं देते, वो उसे वापस नीचे ढकेल देते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि ये फर्श और छत यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते कैसे हैं? इसके पीछे ना कोई जादू नहीं है, सिर्फ इंसानी सोच है, साइकोलॉजी। मान लो किसी प्राइस पे ना बहुत ज्यादा लोग फंसे हुए थे या फिर काफी ज्यादा ट्रेडिंग हुई थी। अब उस प्राइस पे तीन तरह के लोग होंगे। पहले वो जिन्होंने वहां पे खरीद के लॉस खाया, वो सोचते हैं कि बस एक बार मेरा पैसा वापस आ जाए तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। उसके बाद दूसरे वो जिन्होंने वहां से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया। अब वो लोग सोचते हैं कि ये जगह मेरे लिए बहुत लकी है, मैं फिर वही करूंगा जो मैंने पहले किया था और प्रॉफिट कमाऊंगा। उसके बाद तीसरे लोग वो होते हैं जो उस वक्त मौका चूक गए होते हैं। वो सोचते हैं कि इस बार प्राइस वहां पे आएगी तो मैं पक्का खरीदूंगा। अब देखो इन तीनों की वजह से होता क्या है, जब प्राइस उस लेवल पे आती है अपने अपने ऑर्डर्स ये लोग लगा देते हैं। अब इतने सारे लोग एक साथ एक जगह पे रिएक्ट करते हैं कि प्राइस वहीं पर रुक जाती है। यही होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का असली राज। इसमें कोई साइंस या फिर कोई भी अंधविश्वास टाइप चीज नहीं है। लेकिन एक मिनट रुको, चार्ट पढ़ना तो आप सीख ही रहे हो, लेकिन सवाल ये आता है कि आप चार्ट किस स्टॉक का देखोगे, क्योंकि चार्ट रीडिंग एक स्किल है और स्किल तभी वैल्यूएबल बनती है जब उसे सही अपॉर्चुनिटीज पर अप्लाई किया जाता है। इसी कंटेक्स्ट में आज की वीडियो के पार्टनर है सैमको। जब लोग इन्वेस्टिंग सीखना शुरू करते हैं उनका पहला फोकस होता है कि कैसे इन्वेस्ट करें, लेकिन कुछ समय बाद ही आपको ये रियलाइज होता है कि असली चैलेंज है कि खरीदना क्या है। और ये चैलेंज और बड़ा होता जाता है जब आप ग्लोबल मार्केट की तरफ देखते हो। AI, सेमीकंडक्टर, हेल्थकेयर इनोवेटर्स और लार्ज टेक्नोलॉजिकल कंपनीज जैसी कई अपॉर्चुनिटीज यूएस मार्केट में लिस्टेड है, लेकिन सिर्फ यूएस मार्केट में ही 5000 से ज्यादा स्टॉक्स है और यहीं पे मोस्ट इन्वेस्टर्स अटक जाते हैं। कौन सा स्टॉक जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, कौन सी थीम लॉन्ग टर्म ग्रो कर सकती है, यही चीज इन्वेस्टिंग का टफेस्ट पार्ट होती है। एग्जीक्यूशन तो आज लगभग हर प्लेटफॉर्म आपको करवाई देता है, लेकिन रियल चैलेंज है डिसीजन मेकिंग, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश सैमको करता है। सैमको आपको यूएस स्टॉक्स और ETFs में इन्वेस्टिंग एक्सेस देता है और साथ ही रिसर्च बैक्ड बाय रिकमेंडेशंस भी प्रोवाइड करता है। मतलब सिर्फ प्लेटफॉर्म ही नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट आइडियाज और उनके पीछे की थीसिस समझने में भी हेल्प मिलती है, और मुझे लगता है ग्लोबल इन्वेस्टिंग में ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और बेनिफिट आता है डाइवर्सिफिकेशन का। जब आप ग्लोबल एसेट्स ओन करते हो, आप डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स का एक्सपोजर भी लेते हो। अब हिस्टोरिकली रुपी ने लॉन्ग पीरियड्स में डॉलर के अगेंस्ट ग्रेजुअली वीकन ही किया है। देखो ये रिटर्न्स की गारंटी नहीं है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन की एक एडिशनल लेयर जरूर प्रोवाइड करता है। अब सवाल आता है कि क्या ये सेफ है? ट्रेड्स BSE INX के थ्रू एग्जीक्यूट होते हैं जो गिफ्ट सिटी में ऑपरेट करता है और ब्रॉडर BSE इकोसिस्टम का हिस्सा है। गिफ्ट सिटी इंडिया का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज हब है जिसे IFSCA रेगुलेट करता है। इन्वेस्टमेंट्स व्यू ट्रेड के थ्रू हेल्ड होती है जो SEC और FINRA रजिस्टर्ड यूएस ब्रोकर्स है विद SIPC प्रोटेक्शन एप्लीकेबल एज पर रेगुलेशंस। मतलब इकोसिस्टम रेगुलेटेड और इंस्टीट्यूशनली बैक्ड फ्रेमवर्क के अंदर ऑपरेट करता है। अगर आप चार्ट ट्रेडिंग जैसे स्किल सीख ही रहे हो ना, तो शायद उन्हें सिर्फ एक ही मार्केट तक लिमिटेड रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी-कभी एज स्ट्रैटेजी में नहीं अपॉर्चुनिटीज की साइज में होती है। अगर आप इसे एक्सप्लोर करना चाहते हो तो सैमको की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब चलो वापस आते हैं चार्ट पे, क्योंकि अगली स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज वॉल्यूम। वॉल्यूम का बेसिकली मतलब है एक टाइम पीरियड में कितने शेयर्स एक्चुअली खरीदे और बेचे गए। ये आपको चार्ट के नीचे ऐसे छोटी छोटी लाइंस या फिर खड़ी बार्स में दिखता है। अब जितनी ऊंची ये बार से उतना ज्यादा वॉल्यूम होता है, यानी उतनी ज्यादा ट्रेडिंग उस टाइम में हुई थी। अब ये बेसिकली काम क्या करता है? देखो कैंडल आपको ये बताती है कि वहां पे एग्जैक्टली क्या हुआ और वॉल्यूम आपको बताता
है कि वो कितनी ताकत के साथ हुआ। मैंने आपको कुछ सिंपल रूल से समझाता हूं। पहला, जब प्राइस ऊपर जा रही हो और वॉल्यूम बढ़ रहा हो तो ये एक हेल्दी या फिर असली मूव होता है। इसका मतलब बहुत सारे लोग सच में वहां पे खरीद रहे हैं, उस मूव में दम है और ट्रेंड को फ्यूल मिल रही है। इस मूव पे जहां पे प्राइस ऊपर जा रही है और वॉल्यूम भी बहुत हाई है, उस पे आप भरोसा करके वहां पे ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद दूसरा इसका ठीक उल्टा होता है। जब प्राइस ऊपर जा रही हो लेकिन वॉल्यूम कम हो तो ये कमजोर मूव होता है, मतलब बहुत कम लोग खरीद रहे हैं, सिर्फ नाम के लिए वहां पे प्राइस ऊपर जा रही है। ऐसे मूव के ना पलटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसीलिए इस पे आंख बंद करके कभी भी विश्वास मत करना। अब इन दोनों कंसेप्ट्स को ना एक इंपॉर्टेंट जगह पे लगाते हैं जिसे बोलते हैं ब्रेकआउट। याद है हमने छत सीखी थी, यानी रेजिस्टेंस। जब प्राइस छत को तोड़ के ऊपर निकलती है तो उसे बोलते हैं ब्रेकआउट। अब यहाँ पे वॉल्यूम का रोल सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो ये एक असली ब्रेकआउट कहलाता है, यानी सच में प्राइस ऊपर निकल गई है, इस पे भरोसा किया जा सकता है। लेकिन अगर ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम कम है तो अक्सर ये एक धोखा होता है जिसे बोलते हैं फेक ब्रेकआउट या फिर एक ट्रैप। अब होता यह है कि प्राइस छत तोड़ के ऊपर तो चली जाती है और लोग सोचते हैं कि बस अब तो और ऊपर चली जाएगी और वो और खरीद लेते हैं, और तभी प्राइस धोखा देके वापस नीचे आ जाती है। और जो लोग ऊपर की प्राइस पे खरीद के घुसे थे वो लोग लॉस में चले जाते हैं। इसीलिए जब भी आपको किसी भी टाइप का एक ब्रेकआउट दिखे ना तो सबसे पहले जाके वॉल्यूम चेक करना। अब यहाँ पे मैं आपको दो थोड़े और एडवांस लेवल कंसेप्ट सिखा देता हूँ जो आपको और थोड़ा स्मार्ट बनाएंगे। सबसे पहला है क्लाइमैक्स वॉल्यूम। मान लो एक ट्रेंड काफी देर से चल रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है और अचानक से एक कैंडल पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ जाता है, यानी एकदम धमाका हो जाता है कैंडल का। अब ये अक्सर ट्रेंड के खत्म होने की निशानी होती है। ऐसे सोचो कि जैसे कोई दौड़ते दौड़ते आखिर में अपनी पूरी जान लगा के, पूरी ताकत लगा के एकदम फिनिश लाइन तक पहुंच गया और उसके बाद वो तुरंत रुक के थक जाए और नीचे गिर जाए। यहाँ पे होता क्या है कि आखिरी बचे हुए जो लोग होते हैं वो एकदम अपनी पूरी एनर्जी लगा के, पूरे पैसे लगा के वहां पे घुस जाते हैं, फ्यूल खत्म हो जाता है और उसके बाद प्राइस नीचे भी पलट सकती है। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट है वॉल्यूम डाइवर्जेंस। मान लो प्राइस तो नहीं बस ऊंचाइयां बनाती जा रही है, हर बार पहले से ऊपर जा रही है, पर वॉल्यूम जो है ना वो हर ऊंचाई के साथ घटता जा रहा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अंदर से ट्रेंड कमजोर हो रहा है। आपको ऊपर से सब ठीक दिख रहा है कि चार्ट ऊपर जा रहा है, लेकिन वहां पे लोग बहुत कम खरीद रहे हैं। ये ना एक पहले से मिली हुई वार्निंग हो सकती है कि आगे ट्रेंड पलट सकता है। तो बेसिकली अपना एक रूल बना के रखो कि कोई भी बड़ा मूव, कोई भी ब्रेकआउट या फिर कोई भी पैटर्न हो, इस पे भरोसा करने से पहले हमेशा वॉल्यूम को जरूर चेक करना, क्योंकि वॉल्यूम ही वो चीज है जो आपको सच और धोखे में फर्क बताती है। तो अब तक ना हमने एक एक कैंडल को कैसे पढ़ते हैं वो सीखा था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ी एडवांस कंसेप्ट को सीखते हैं, क्योंकि जब 2 या फिर 3 कैंडल्स एक साथ मिलते हैं तो वो एक खास मैसेज देते हैं। इन्हें बोलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। इनका काम है आपको पहले से ही इशारा देना कि अब मार्केट किस तरफ जा सकता है। इन पैटर्न्स को ना मैं 2 ग्रुप्स में बताऊंगा। पहले वो जो एक ही कैंडल से बनते हैं और फिर वो जो कई सारे कैंडल्स को मिला के बनते हैं। और मैं आपको पहले ही एक बात क्लियर कर देता हूं कि इनके नाम थोड़े से अजीब है, तो प्लीज घबराना मत। मैंने इनका नाम नहीं दिया है, ये बेसिकली जापानीज लोगों ने नाम दिया हुआ है, तो प्लीज डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट। मैं इसे बहुत आसान शब्दों में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहला आता है डोजी कैंडल। अब ये तब बनता है जब कैंडल की बॉडी लगभग है ही नहीं, यानी ओपन और क्लोज लगभग एक ही जगह पे हो। अब दिखने में ना बेसिकली ये एक प्लस के निशानी जैसा दिखता है या फिर एक क्रॉस जैसा दिखता है। ये सिंपली इंडिकेट करता है कि यहाँ पे पूरी इंडिसीजन चल रही है और मार्केट बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। उसके बाद दूसरा होता है हैमर यानी हथौड़ा। अब इसका शेप कुछ ऐसे है, एक छोटी बॉडी ऊपर और एक लंबी विक नीचे लटकी हुई। इसका मोटा हिस्सा ऐसे ऊपर होता है और हैंडल नीचे आता है। तो जब भी ये हैमर एक गिरते हुए मार्केट के एकदम बॉटम पे बनता है यानी नीचे बनता है, तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है कि अब मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा। उसके बाद तीसरा होता है हैंगिंग मैन यानी लटका हुआ आदमी। इसकी शेप बिल्कुल एक हैमर जैसी ही होती है, वही सेम छोटी बॉडी और ऊपर एक लंबी विक, पर फर्क होता है जगह का। ये तब बनता है जब मार्केट ऊपर जा रहा हो और उसके टॉप पे ये शेप बने। अब वहां पे ना इसका मतलब उल्टा हो जाता है। ये बेसिकली एक वार्निंग होता है कि अब ऊपर वाला रास्ता खत्म हो रहा है, नीचे गिरावट आ सकती है। देखो सिंपल चीज है, एक ही शेप है लेकिन बस जगह बदलने से इसका मतलब पूरी तरह बदल जाता है। उसके बाद चौथा आता है शूटिंग स्टार यानी टूटता तारा। इसका शेप ना हैमर से बिल्कुल उल्टा है। इसकी एक लंबी विक होगी ऊपर और नीचे एकदम छोटी सी बॉडी होगी। अब जब ये शेप मार्केट के टॉप पे बनता है तो ये बेयरिश सिग्नल देता है, यानी नीचे गिरावट का इशारा देता है। उसके बाद पांचवा आता है मारुबोजू। अब ये मारुबोजू हमने पहले भी पढ़ा था कि पूरी लंबी बॉडी होती है और इसकी विक लगभग गायब भी होती है। अब ये इंडिकेट करता है कि सिर्फ एक साइड से पूरी ताकत दिख रही है और दूसरी साइड को मौका ही नहीं मिल रहा। अब जहां पे भी ये कैंडल आए और जिस भी कलर में ये कैंडल आए, वो बस ये इंडिकेट करता है कि ट्रेंड उसी तरफ आगे बढ़ेगा।
अब आते हैं उन वाले पैटर्न्स पे जो 2 या 3 कैंडल्स मिलके बनाते हैं। ये ना थोड़े और स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं इंडिकेशंस के लिए। इसमें सबसे पहला है बुलिश एनगल्फिंग। एनगल्फ का मतलब है पूरा निगल जाना या फिर ढक लेना। देखो इसमें होता क्या है कि पहले एक छोटी लाल कैंडल आएगी नीचे जाने वाली, और उसके बाद एक इतनी बड़ी लंबी हरी कैंडल आएगी, और वो इतनी बड़ी होगी कि वो पिछली पूरी लाल कैंडल को अपने अंदर ढक सके। दिस टाइप ऑफ पैटर्न इंडिकेट्स कि बायर्स ने अचानक से पूरी ताकत या फिर कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है और जो मोमेंटम है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकता है। उसके बाद दूसरा आता है इसका ठीक उल्टा, विच इज बियरिश एनगल्फिंग। यहाँ पे पहले एक छोटी हरी कैंडल आती है और उसके बाद एक बड़ी लाल कैंडल आती है जो हरी वाली को पूरी ढक सकती है। अब यहाँ पे मतलब उल्टा बन जाता है कि सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया है और मोमेंटम जो है वो नीचे आ सकता है। अब ये 3 कैंडल्स का ना एक पैटर्न बन के आता है। पहले एक बड़ी लाल कैंडल नीचे गिरावट दिखाती हुई, फिर एक छोटी कैंडल जो कंफ्यूजन दिखाती हो कि गिरावट अब रुक चुकी है, और फिर एक बड़ी हरी कैंडल जो ऊपर की तरफ शुरुआत दिखाती है। अब ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि बॉटम आ चुका है, अब मार्केट ऊपर जाएगा। उसके बाद चौथा आता है इसका ठीक उल्टा, विच इज द इवनिंग स्टार। ये भी 3 कैंडल्स का है लेकिन उल्टा होता है। पहले एक बड़ी हरी कैंडल आती है, फिर एक छोटी कंफ्यूजन वाली, और फिर एक बड़ी लाल कैंडल। अब ये मोस्ट ऑफ द टाइम टॉप पे बनती है और बताती है कि आप गिरावट आने वाली है। अब उसके बाद जो 5वां और 6वां टाइप है उसे एक साथ समझ लो। 3 लगातार बड़ी हरी कैंडल्स एक के बाद एक ऊपर चढ़ती हुई, इन्हें बोलते हैं 3 व्हाइट सोल्जर्स। ये स्ट्रॉन्ग ऊपर वाला मोमेंटम दिखाती है। और इसका ठीक उल्टा 3 लगातार बड़ी लाल कैंडल्स नीचे गिरती हुई हो तो इन्हें बोलते हैं 3 ब्लैक क्रोस। ये स्ट्रॉन्ग नीचे वाला मोमेंटम दिखाती है। अब इन सब पैटर्न्स के बारे में सबसे जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि ये पैटर्न्स आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी देते हैं, गारंटी नहीं। यानी आपके बस सही होने के चांसेस बढ़ा सकते हैं, उन्हें कभी पक्का नहीं करते। मैंने आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। अगर एक हैमर साइडवेज मार्केट में बन जाए जहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है तो वो बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है। पर अगर वही हैमर अगर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बने या फिर एक लंबी गिरावट के बाद बने और उसके साथ वॉल्यूम भी ज्यादा हो तो वो बहुत पावरफुल मूव बन जाता है। अब यहाँ पे आप समझ रहे हो पैटर्न अकेला कुछ भी नहीं है। पैटर्न को हमेशा 3 चीजों के साथ पढ़ना सीखो। पहला, ट्रेंड क्या है, दूसरा, कौन से लेवल पे पैटर्न बन रहा है, और तीसरा, वहां पे वॉल्यूम कितना है। जब ये तीनों एक ही बात कह रहे हो तभी पैटर्न पे भरोसा करना सीखो। सिर्फ और सिर्फ पैटर्न को देख के ट्रेड कर देना ये बिगिनर की सबसे आम गलती है। आप प्लीज ये गलती मत करना। तो अब तक हमने ना कैंडल के पैटर्न्स देखे जो 2-3 कैंडल्स के छोटे छोटे सिग्नल्स थे। अब जरा बड़ी तस्वीर पे आते हैं। जब बहुत सारी कैंडल्स मिलके एक शेप बनाती है चार्ट पे, उसे बोलते हैं चार्ट पैटर्न। इसमें सबसे पहला और सबसे कॉमन है डबल टॉप। इसकी शेप एम जैसी होती है। अब इसमें होता क्या है कि प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, एक ऊंचाई को छू के नीचे आती है और फिर दोबारा वापस ऊपर जाती है, लेकिन वापस से उसी ऊंचाई पे पहुंच के वापस गिर जाती है। यानी बेसिकली 2 बार एक ही छत से टकरा के वापस आ जाती है। ये बताते हैं कि ऊपर वाला रास्ता बंद हो चुका है, अब गिरावट आ सकती है। उसके बाद दूसरा इसके ठीक उल्टा है, विच इज डबल बॉटम। इसकी शेप डब्ल्यू जैसे होती है। यहाँ पे ना प्राइस 2 बार एक ही फर्श तक गिरती है पर दोनों बार वहां से बाउंस होकर वापस ऊपर आ जाती है। ये बताता है कि नीचे वाला रास्ता बंद हो चुका है, अब हो सकता है मार्केट ऊपर जाएगा। उसके बाद तीसरा होता है जिसका नाम बढ़िया सा है, विच इज हेड एंड शोल्डर्स। इसकी शेप ना सच में एक इंसान के ऊपरी हिस्से जैसी होती है। पहले एक ऊंचाई बनती है, वो एक कंधा है, फिर उसके बाद एक और ऊंचाई बनती है जो पहले से भी ऊंची होती है, वो बीच वाला सिर है। फिर एक और ऊंचाई बनती है जो वापस पहले वाले कंधे जितनी होती है, वो दूसरा कंधा होता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, 3 ऊंचाइयां है और बीच वाली सबसे ऊंची है। अब ये बताता है कि ट्रेंड पलट सकता है और नीचे गिरावट आ सकती है। और इसका एक उल्टा वर्जन भी होता है। जब ये पूरा शेप उल्टा हो जाए, अगर इसका सर नीचे की तरफ हो तो वो बताता है कि अब मार्केट ऊपर जाएगा। अब इन तीनों में ना एक कॉमन चीज है, ये पैटर्न तब तक पक्के नहीं माने जाते जब तक प्राइस एक खास लाइन को तोड़ ना दे। एक एम या फिर डब्ल्यू या फिर हेड एंड शोल्डर के बीच के जो नीचे वाले पॉइंट्स होते हैं ना, उन्हें एक लाइन से जोड़ दो। अब इसे बोलते हैं नेक लाइन। जब प्राइस इस लाइन को तोड़ दे तभी समझो पैटर्न कंप्लीट हुआ। इससे पहले बस आपको वेट करके देखना है। अब इसके बाद आते हैं एक छोटी लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पे, विच इज नोन एज गैप्स। ये दिखने में बहुत ज्यादा सिंपल दिखते हैं पर आपको मार्केट की ताकत का ना एक अच्छा खासा अंदाजा दे देते हैं। अब गैप्स बेसिकली होते क्या है, आमतौर पे ना कैंडल एक दूसरे से जुड़ी होती है, एक खत्म होती है और अगली वहीं से शुरू हो जाती है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि एक कैंडल एक जगह पे खत्म होती है और जो अगली कैंडल होती है वो बिल्कुल अलग जगह से एकदम दूर से कहीं से जाके शुरू हो जाती है और बीच में कोई ट्रेडिंग नहीं होती, बीच में कोई लाइन भी नहीं होती है, खाली जगह छूट जाती है।
इसी खाली जगह को बोलते हैं गैप। अब ऐसा होता क्यों है? अब जरा इसे सोच के देखो, रात को तो मार्केट बंद होता है और तब कोई बड़ी खबर आई, अगर कोई न्यूज आई, और जब सुबह मार्केट खुलता है तब सब लोग उस न्यूज की वजह से एकदम अलग प्राइस पे खरीदने बेचने लगते हैं, तो प्राइस सीधा छलांग मार के एक नई जगह पहुंच जाती है। अब इसके ना 4 टाइप्स होते हैं जो आप देख के भी समझ सकते हो, तो इसे समझाने में मैं अपना या फिर आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप एक बार स्क्रीन पॉज करके पढ़ लेना, आप इजीली समझ जाओगे। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। एंड 90% ट्रेडर्स जो गलतियां करते हैं, इनफैक्ट जो गलतियां मैंने भी शुरुआत में की है, उन्हें मैंने डॉक्यूमेंट करके नीचे एक PDF फॉर्म में अटैच किया है। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले प्लीज उसे एक बार जाके जरूर चेक करना, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अब आखिर में आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पे। आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी और अलग अलग चीजें सीखी, पर असली कमाल तब होता है जब आप इन सबको एक साथ मिला के उसे पढ़ना सीखो। अब मैं आपको एक सिंपल ऑर्डर देता हूं जिसे आप प्लीज लिख के रखना कहीं पे, और जब भी आप कोई भी नया चार्ट खोलो बस इसी ऑर्डर में चलना। ये आपका बेसिकली एक चेकलिस्ट होने वाला है। इसमें सबसे पहले आपको चेक करना है टाइम फ्रेम। यहाँ पे सबसे बड़े चार्ट से पहले शुरू करो, किसी हफ्ते या फिर दिन वाले चार्ट से शुरू करो। पहले बड़ी पिक्चर देखो ताकि आपको एक ओवरऑल डायरेक्शन मिल जाए, उसके बाद छोटी पे आना। फिर दूसरा आपको चेक करना है ट्रेंड। खुद से ना एक सवाल पूछो कि मार्केट किस तरफ जाते हुए दिख रहा है, ऊपर, नीचे या फिर किसी एक ही जगह पे घूम रहा है। उसके बाद तीसरा आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। चार्ट पे ना वो फर्श यानी सपोर्ट और छत यानी रेजिस्टेंस ढूंढो जहां पे प्राइस बार बार रुक रही है। अब वहां पे एक लाइन मार दो, ये आपके सबसे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं। उसके बाद चौथा आता है कैंडल्स एंड पैटर्न्स। आप देखो अभी कैंडल्स क्या कह रही है, कोई पैटर्न बना रही है, और अगर बना रही है तो क्या वो किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे बन रहा है। उसके बाद 5वां स्टेप आता है वॉल्यूम का। अब आपको जो भी मूव वहां पे दिख रही है ना, उसके पीछे कितनी ताकत है या फिर है भी या फिर नहीं, वो चेक करो। ये आपको एक रियल और एक फेक मूव की डिफरेंस बताएगा। और फिर इन सबको जोड़ के एक आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जिसे बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। सुनने में भारी शब्द लगता है लेकिन एक बहुत सिंपल कंसेप्ट है। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है जब कई सारी चीजें मिलके एक साथ एक ही बात करे। अब इसे ऐसा सोचो, अगर एक आदमी आपसे कहे कि ये रास्ता सही है, आप इस पे जाओ, तो आप शायद थोड़ा सा शक करोगे। पर अगर 4 अलग अलग लोग अलग अलग जगह से सब एक ही रास्ते की तरफ इशारा करे तो आपका भरोसा वहां पे उस रास्ते पे बहुत बढ़ जाएगा। अब चार्ट में भी यही होता है, जब ट्रेंड ऊपर की तरफ हो, लेवल भी सपोर्ट पे हो, उसके बाद पैटर्न भी बुलिश बने और वॉल्यूम भी वहां पे आपका साथ दे, तो ये सिग्नल सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। यानी यहाँ पे ये सब लोग मिलके एक ही बात कह रहे हैं कि ये कॉन्फ्लुएंस है, और यही अच्छे चार्ट रीडिंग की असली कोर सिस्टम होती है। देखो चार्ट ना कभी आपको फ्यूचर नहीं बताते, चार्ट कोई भविष्यवाणी नहीं है। ये सिर्फ इतना करता है कि पुराना मार्केट का बिहेवियर देख के आपके सही होने के चांसेस बढ़ा देता है। इसलिए एक अच्छा चार्ट पढ़ने वाला वो नहीं होता जो हमेशा सही हो। अच्छा चार्ट पढ़ने वाला वो इंसान होता है जो गलत होने के लिए भी तैयार रहता हो, जो जानता हो कि कभी कभी वो गलत भी होगा और उससे कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि वो अपने हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी की तरह खेलता है, ना कि किसी गारंटी की तरह। और यही जो लाइन मैंने आपको अभी कही है ना, वो आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाएगी। तो मेक श्योर आपने आज जो भी सीखा उसे इमीडिएटली मार्केट में अप्लाई करो। और अगर आपको यूएस मार्केट एक्सप्लोर करना है विद प्रॉपर रिसर्च तो सैम को चेक करो, इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली ब्रोकर गिविंग रिसर्च बैक बाय रिकमेंडेशंस ऑन यूएस स्टॉक्स। नीचे लिंक दी गई है, सैम को ऐप डाउनलोड कर लो। दिस इज एन एजुकेशनल कंटेंट। ट्रेडिंग में फाइनेंशियल रिस्क भी होती है। सेबी के अकॉर्डिंग 90% से ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स लॉस में हैं। तो अपनी रिसर्च अच्छे से करो। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसे ही कंटेंट बार बार लेके आता हूँ।